यानी कि विज्ञान के सीरीज में। क्लास 11th की एनसीईआरटी की बायोलॉजी का हमारा पहला चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है एंड ये हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है। सेकंड चैप्टर में कल हमने 5 जगत अवधारणा को थोड़ा मोटा मोटा रिवाइज किया था कि 5 जगत अवधारणा होती क्या है। इससे पहले हम अपने पूरे टॉपिक की पूरी तरीके से शुरुआत कर लेते हैं एंड थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं कि हमने इस टॉपिक में अभी तक पढ़ा क्या क्या है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, बिना कुछ देरी किए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है कि पृथ्वी पर जीव जंतुओं की विविधता अधिक होने के कारण, पृथ्वी पर जीव जंतुओं की विविधता अधिक होने के कारण हमें उनका अध्ययन करने में परेशानी होती है, तो उनका अध्ययन को सरल बनाने तथा उनके बारे में जानने में हमें आसानी हो सके, इसलिए क्लासिफिकेशन की हमें आवश्यकता होती है। ठीक है, इतना हम लिख लेंगे, हमने पढ़ चुके हैं हमके क्लासिफिकेशन क्यों आवश्यक होता है। फिर उसके बाद दिया था, फिर भी अध्ययन समझ में नहीं आया तो उन्होंने 2 जगत वर्गीकरण की अवधारणा दी थी। किसने दी थी? पहले कैरोलस लीनियस ने। ठीक है, ये 2 जगत अवधारणा किसने दी थी? थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हम। कैरोलस लीनियस ने दी थी 2 जगत अवधारणा। ठीक है, किसने दिया था? ये कैरोलस लीनियस ने। ये 2 जगत अवधारणा किसने दी थी? कैरोलस लीनियस ने दिया था। कैरोलस लीनियस ने दिया था। ठीक है, ये कैरोलस लीनियस ने दिया था 2 जगत अवधारणा, जिनका पहला जगत था कौन सा? प्लांटी। ठीक है, पादप जगत, पादप जगत। देन दूसरा था जंतु, एनिमलिया। ठीक है, जंतु जगत। जंतु जगत। ठीक है, आया इतना समझ में? फिर हमारी थी, लेकिन इनमें क्या यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव है, इनको अलग नहीं किया था, इनकी संरचना फिर भी भिन्न थी। ठीक है, फिर ये फेल हो गई। उसके बाद आई थी हमारी 3 जगत अवधारणा। ये किसने दिया था? अर्नस्ट हैकेल ने दिया था 3 जगत अवधारणा। ये किसने दिया था? अर्नस्ट हैकेल ने। ये अर्नस्ट हैकेल ने दिया था। अर्नस्ट हैकेल ने दिया था। ठीक है, इसमें कौन सा इनका नया जगत कौन सा आ गया था? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जगत, फिर पादप जगत, फिर क्या था इनका? पादप जगत इनका भी। देन तीसरा था इनका जंतु जगत। ये हमने देख लिया था। इसमें क्या थे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या थे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव। ठीक है, इसमें क्या थे? टोटल सूक्ष्म जीव थे। ठीक है, इनको एक स्वतंत्र जगत मिल गया था। ऐसे एक कोशिकीय जीव जो ना तो पूर्ण रूप से जंतु है और न ही पूर्ण रूप से पादप है, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सॉरी, मैंने लिख किस में दिया है? लिखना प्रोटिस्टा में था मुझे। जंतु जगत में तो पता है कौन कौन आते हैं, सभी जानवर, मछली और कीट, मानव आदि। ठीक है, मछली क्यों लिया है जंतु जगत में? क्योंकि सभी जलीय जीव उसमें नहीं आते हैं, मोनेरा जगत में नहीं आते हैं। ठीक है, इसलिए प्रोटिस्टा
प्रोटिस्टा में क्या था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म, ठीक है, सूक्ष्म जीवों को स्वतंत्र रूप, जो न तो पूर्ण जंतु है वो, न तो पूर्ण जंतु और न ही पूर्ण पादप, ठीक है। आया इतना समझ में, इतना हमने देख लिया था। फिर आई थी हमारी 4 जगत अवधारणा। ठीक है, फिर आई थी हमारी 4 जगत अवधारणा। ये दिया था किसने, कोपलैंड ने दिया था। ये किसने दी थी 4 जगत अवधारणा, तो कोपलैंड ने दिया था। ये कोपलैंड ने दिया था, ठीक है। इनका पहला जगत क्या था, पादप था, पादप। दूसरा क्या था, जंतु। तीसरा भी इनका प्रोटिस्टा ही था, जो किसने दिया था, अर्नेस्ट हिकेल ने दिया था, वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लेकिन फिर भी जंतु यानी कि जीवों की लड़ाई हो रही थी, क्योंकि जो साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, इनकी संरचना पादपों से बिल्कुल भिन्न है। प्रोकैरियोटिक कोशिका होते हैं, लेकिन पादपों से बिल्कुल भिन्न है, इसलिए उनको अलग जगत दिया। कौन सा, मोनेरा जगत दिया, मोनेरा जगत। इसमें क्या थी, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। ये वाले जीव इसमें दिए थे, किसमें, मोनेरा जगत में। पेन चेंज करना होगा, ठीक है। ये हमने देख ली थी 4 जगत अवधारणा, दी थी किसने, कोपलैंड ने दिया था, ठीक है। अब आई थी हमारी 5 जगत अवधारणा। किसने दी थी 5 जगत अवधारणा, ये RH विटेकर ने, ठीक है। इतना हमने रिवीजन कर लिया, 10 मिनट पूरा पूरा। ये रही हमारी 5 जगत अवधारणा। ये किसने दिया था 5 जगत अवधारणा, ये 5 जगत अवधारणा किसने दिया था, RH विटेकर ने दिया था। कब दिया था, 17 जुलाई 1970 में। यहाँ पे लिख लेना, 5 जगत अवधारणा, 5 क्लासिफिकेशन किंगडम किसने दिया था, RH विटेकर ने दिया था, ठीक है। RH विटेकर ने दिया था। कब दिया था, 1969 में, ठीक है। इतना याद रख लेना। इनके अनुसार कौन कौन से जीव थे, देखते हैं। इस प्रणाली की आवश्यकता क्यों पड़ी, पहले तो ये देखते हैं अपन कि इस प्रणाली की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, इस प्रणाली की हमें आवश्यकता क्यों होती है, इस प्रणाली की आवश्यकता क्यों होती है। ये क्या हो गया आज, गया। इस प्रणाली की हमें आवश्यकता क्यों होती है, तो 2 जगत, 3 जगत और 4 जगत प्रणाली में कई कमियां थी, देखा था हमने। फिर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जीवों को पूरी तरीके से अलग नहीं किया था। फिर पौधे, जंतु, फंजाई और सूक्ष्म जीवों, इनमें भी कोई अंतर स्पष्ट नहीं हुआ था कि पौधों को किस वर्ग में रखे, जंतुओं को किस वर्ग में रखे, फंजाई उनका क्या वर्ग दे हम, सूक्ष्म जीवों को किस में रखे, इन सभी का अलग अलग कोई अंतर नहीं था। इसलिए RH विटेकर ने इन सभी की जीवन शैली संरचनाओं को 5 जगत आधारित वर्गीकरण में विभाजित किया, ठीक है। यानी कि उनको सभी को 5 जगतों में बांट दिया। उनके अनुसार जो पहला जगत है वो क्या है, विटेकर महोदय के अनुसार 5 जगतों के नाम,
इनके अनुसार कोशिका के प्रकार, पोषण, संघटना और उदाहरण के अर्थ, ठीक है, कि उनमें कोशिका का प्रकार कौन सा होता है, उनका संगठन कौन सा होता है, उनमें पोषण कौन सा होता है, प्रजनन कौन सा होता है, उस आधार पर इन्होंने वर्गीकरण किया। इसलिए इनका जो पहला जगत है वो कौन सा है, मोनेरा जगत, ये रहा। इनका पहला जगत कौन सा है, मोनेरा जगत। चल के नहीं रहा है आज। इनका जो पहला जगत है वो कौन सा है, मोनेरा जगत है। ये दिया किसने है, प्रोकैरियोटिक कोशिका। इसमें क्या क्या होते हैं, चलो वो देखते हैं। पहली तो हो गई प्रोकैरियोटिक कोशिका प्रकार के जीव, और कौन से होते हैं, एक कोशिकी। प्रोकैरियोटिक कोशिका भी होती है उन जीवों में, और एक कोशिकी जीव भी होते हैं। फिर ऑटोट्रोपिक होते हैं, यानी कि स्वपोषी होते हैं, ठीक है, ये स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं, ठीक है, स्वपोषी होते हैं। या फिर हेटेरोट्रोपिक, कुछ तो स्वपोषी होते हैं मोनेरा जगत में, जैसे कि मोनेरा जगत में साइनोबैक्टीरिया जो है वो स्वपोषी होते हैं। क्यों, क्योंकि वो नीली हरी शैवाल होती है और प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है, ठीक है, और ऑक्सीजन हमें प्रदान करती है, तो वो तो स्वपोषी हो गई। कुछ हेटेरोट्रोपिक होते हैं, यानी कि कुछ परपोषी भी होते हैं, कुछ परपोषी होते हैं, ठीक है। फिर प्रोटिस्टा में क्या देखा था, एक कोशिकीय जीव, उसमें कौन सी यूकेरियोटिक कोशिका पाई जाती है, एक कोशिकीय जीव पाए जाते हैं। ये भी दोनों प्रकार के होते हैं, स्वपोषी भी होते हैं और परपोषी भी होते हैं, ठीक है। फिर फंजाई, उसमें यूकेरियोटिक कोशिका, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें पौधे और जंतु दोनों के गुण पाए जाते हैं। होते हैं एक कोशिकी, लेकिन फिर भी पौधे जंतु दोनों के गुण पाए जाते हैं। कौन कौन से, अमीबा, पैरामीशियम, क्लाइमेडोमोनास और यूग्लिना, ठीक है। फिर फंजाई बहुकोशिकीय जीव, स्पेरोफाइटिक, पेरिसिस्टिक और येस्ट, ये बहुकोशिकीय भी होती है और परपोषी भी होती है, अपने पोषण के लिए दूसरों पर आधारित होती है, जैसे कि सड़े गले भोजन पर ये बन जाती है, अपना विकास करती है। फिर पादप जगत यूकेरियोटिक बहुकोशिकीय और प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जंतु भी यूकेरियोटिक कोशिका में आते हैं और परपोषी होते हैं, ठीक है। उसमें कौन कौन आते हैं, मानव, कीट आदि, ये हमने देख लिया था। अब देखते हैं हम विस्तार से मोनेरा जगत, ठीक है, कल हमने इतना देख लिया था, अब देखते हैं कि मोनेरा जगत क्या होता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा मोनेरा जगत, किंगडम मोनेरा। स्थापना इसकी किसने की थी, तो इसे सर्वप्रथम आर.एच. विटेकर महोदय ने दिया था 1969 में, ठीक है, ये दिया था सर्वप्रथम आर.एच. विटेकर ने 1969 में। पहले दे दिया था कोपलैंड ने, लेकिन इसमें भी कमियां थी, मोनेरा जगत में ही कमियां थी, ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इसे शामिल किया। मोनेरा जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं, ठीक है, आया समझ में। मोनेरा जगत में क्या आता है, सभी तो प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। अब देखते हैं आगे क्या है। मोनेरा जगत में क्या आता है, सभी प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। प्रमुख लक्षण क्या होते हैं इनके, मेन कैरेक्टरिस्टिक, इसकी विशेषता और विवरण देख लेते हैं। कोशिका का प्रकार क्या होता है, मोनेरा जगत में यूकेरियोटिक होता है। इसको कहां से, कोशिका का प्रकार कैसा होता है, ये इसकी विशेषता एवं इसका विवरण देख लेते हैं। इसमें कोशिका प्रकार क्या होता है, प्रोकैरियोटिक तो कोशिका प्रकार के ये जीव होते हैं मोनेरा जगत में। इनकी कोशिकाओं में जो झिल्ली द्वारा केंद्रक नहीं होता है, ठीक है, यानी कि झिल्ली द्वारा घिरा केंद्रक नहीं होता है, या फिर ये केंद्रक विहीन होती है, ये याद रख लेना, केंद्रक नहीं होता है या फिर नाभिक नहीं होता है कोशिका में, ठीक है, ये याद रख लेना। फिर कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकिन या फिर म्यूरिन से बनी हुई होती है। मोनेरा जगत के जो जीव होते हैं
पहली खासियत क्या होती है, पहली विशेषता क्या होती है कि उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। दूसरी खासियत होती है कि उनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो किनकी बनी हुई होती है, म्यूरिन की यानी कि पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है। फिर ऑर्गेनेल्स झिल्ली यानी कि बद्ध ऑर्गेन जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, हमारी कोशिका का पावर ऑफ हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, फिर ईआर और गोल्जी, ये अनुपस्थित होते हैं। हमारे शरीर में ये उपस्थित होते हैं लेकिन इनके शरीर में अनुपस्थित होते हैं। इनके शरीर की जो कोशिकाएं होती है उनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, ईआर नहीं होता है और गोल्जिकाएं नहीं होता है। ठीक है, फिर इनका पोषण कैसा मिलता है, ये स्वपोषी या फिर परपोषी दोनों हो सकते हैं। मोनेरा जगत में जो जीव आते हैं वो स्वपोषी भी होते हैं, स्वपोषी में कौन, साइनोबैक्टीरिया, और परपोषी दोनों हो सकते हैं। ठीक है, फिर इनमें प्रजनन जो होता है, शायद दिखाई नहीं देगा, इनमें जो प्रजनन होता है वो मुख्यतः अलैंगिक होता है। ठीक है, ये प्रजनन कौन सा होता है इनमें, अलैंगिक होता है। कैसे, बाइनरी फ्यूजन के द्वारा। बाइनरी फ्यूजन यानी कि एक कोशिका का विभाजन। बाइनरी फ्यूजन क्या होता है, कोशिका का विभाजन, कोशिका का विभाजन होता है। एक ही कोशिका का विभाजन होकर दो भागों में बट जाना और उनका फिर विकास होने लगना। फिर गमन कैसा होता है उनमें, कुछ में तो फ्लैजिला पाए जाते हैं। इनकी जो गमन होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में फ्लैजिला के द्वारा इनमें गमन होता है। ठीक है, इनमें प्रजनन कैसे होता है, तो कोशिका का विभाजन होता है बाइनरी फिजन के द्वारा। ठीक है, इनका समूह देख लेते हैं, मोनेरा प्रकार के समूह। इनके लक्षण तो देख लिए कि इनकी कोशिका भित्ति किनकी बनी हुई होती है, तो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है। मुख्य रूप से ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में आते हैं। इनमें जंतु और पौधे दोनों के गुण पाए जाते हैं। पोषण ये परपोषी और स्वपोषी दोनों प्रकार का होता है। प्रजनन कैसा होता है, तो बाइनरी फ्यूजन यानी कि एक कोशिका का विभाजन होना, इतना हमने देख लिया है। फिर मोनेरा के प्रमुख समूह देख लेते हैं कि मोनेरा जगत जो बनाया है इसमें कौन कौन से प्रकार के जीव आते हैं। तो पहला समूह होता है इनका बैक्टीरिया का। पहला समूह क्या होता है इनका, बैक्टीरिया का। ठीक है, ये रहा इनका बैक्टीरिया का पहला समूह। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे पुराने जीव, याद रखना पृथ्वी पर ऑक्सीजन पहले नहीं आई, ऑक्सीजन के पहले जीवन की उत्पत्ति हो गई थी। ठीक है, और ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे पुराने जीव है, यानी कि अगर ये जो बैक्टीरिया नहीं होते तो ऑक्सीजन भी नहीं मिलती। ठीक है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे पुराने जीव होते हैं, याद रखना ये बैक्टीरिया। इनका आकार कैसा होता है, इनका आकार गोल भी होता है, दंडाकार भी होता है, बेसिलस भी होता है, स्पाइरल भी होता है इनका आकार, या फिर अल्पवक्र ये भी हो सकता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे पुराने जीव कौन है, बैक्टीरिया है। आकार देख लिया हमने, गोल हो गया, दंडाकार हो गया, स्पाइरल हो गया और अल्पवक्र हो गया। ठीक है, अब देख लेते हैं फिर से ये आगे स्लाइड। इनमें पोषण का प्रकार देखते हैं बैक्टीरिया में। अभी हमारा बैक्टीरिया चल रहा है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे पुराने जीव बैक्टीरिया चल रहा है अभी हमारा। पोषण के प्रकार देख लेते हैं। स्वपोषी में कौन कौन से आते हैं, प्रकाश संश्लेषी जीव आते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और कीमोसिंथेसिस यानी कि जो रासायनिक संश्लेषी जो जीव होते हैं वो भी किन में आते हैं, स्वपोषी में आते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण ये पौधों के द्वारा करते हैं और रसायन संश्लेषण ये केमिकल के द्वारा करते हैं, लेकिन होते ये भी स्वपोषी। परपोषी जो मृत जीवी या फिर परजीवी होते हैं। मृत जीवी किन्हें कहते हैं, जो मरे हुए जंतुओं पर या फिर मरे हुए जीवों पर रहकर अपने भोजन का यापन करते हैं, वो मृत जीवी होते हैं। ठीक है, अपना विकास कर लेते हैं, अपना भोजन प्रदान कर लेते हैं। या फिर परजीवी जो दूसरों पर आश्रित रहते हैं अपने भोजन के लिए। ये हो गए परपोषी में दो प्रकार के आ गए बैक्टीरिया। ठीक है, अब
कौन कौन से होते हैं मोनेरा जगत में? कौन कौन से होते हैं? तो पहला हो गया राइजोबियम। ये क्या करता है? ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करके हमें प्रोटीन प्रदान करता है। ये राइजोबियम जो होता है ये किस में पाया जाता है? चने की जड़ों में। ये पाया किस में जाता है? चने की जड़ों में पाया जाता है, चने की जड़ों में पाया जाता है। और सभी दलहनी जो फसलें होती हैं, सभी दलहनी फसलों में पाया जाता है। इसलिए दालों में सबसे ज्यादा प्रोटीन मिलता है। क्यों? क्योंकि वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करते हैं? राइजोबियम करते हैं। और ये ही किसमें पाए जाते हैं? सभी जो दलहनी फसलें होती हैं उनके पौधे की जड़ों में ये पाए जाते हैं। जिससे जितनी भी प्रकार की हमारी दालें होती है उनमें क्या पाया जाता है? भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। किसकी वजह से? इस राइजोबियम बैक्टीरिया की वजह से। फिर लैक्टोबैसिलस, ये दही बनाता है। कौन बनाता है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस ये क्या करता है? दही बनाता है। दही के फायदे क्या है वो मैंने एक शॉर्ट बना के यूट्यूब पर अपलोड कर रखा है, ठीक है, देख लेना कि दही से हमें कौन कौन से फायदे मिलते हैं, कब खाना चाहिए कब नहीं खाना चाहिए। फिर आ गया हमारा क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। ये क्या करता है? ये तपेदिक रोग पैदा करता है। इस जीवाणु से क्या होता है? तपेदिक रोग पैदा होता है, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। कुछ हमें पोषण प्रदान करते हैं तो कुछ क्या करते हैं? कुछ हमें दवाइयां भी देते हैं, कुछ प्रोटीन देते हैं, कुछ पोषण प्रदान करते हैं शरीर में, विटामिन B12, आयरन, जिंक वगैरह। और कुछ करते हैं जीव पैदा, यानी कि रोग पैदा करते हैं। कौन सा है वो? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, जिससे कौन सा रोग होता है? तपेदिक रोग पैदा होता है। फिर आ गया साइनोबैक्टीरिया, सबसे महत्वपूर्ण। ये क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। ये हो गया हमारा साइनोबैक्टीरिया। करता क्या है? इन्हें नीली हरी शैवाल भी कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, ठीक है। किनको? साइनोबैक्टीरिया को क्या कहते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। ये स्वपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण करते हैं। स्वपोषी भी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी करते हैं। इनमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण करते हैं पत्तियों का हरा रंग होने के कारण। क्लोरोफिल क्यों पाया जाता है? पत्तियों के हरे रंग के कारण, पत्तियों के हरे रंग के कारण, ठीक है। फिर जलवायु सुधारक, ये क्या करते हैं? एनाबीना और नोस्टॉक जैसी प्रजातियां नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है। नाइट्रोजन का फिक्सेशन करके हमारी जलवायु को सुधार करती है। जलवायु में कौन करता है? एक तो एनाबीना करता है और नोस्टॉक प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं। किसका? ये साइनोबैक्टीरिया का समूह है। एनाबीना जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी जलवायु का स्थिरीकरण कर, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। और नोस्टॉक ये भी बैक्टीरिया की एक प्रजाति है, ये भी क्या करती है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, ठीक है, और जलवायु में सुधार करती है। ये 3-3 बार स्लाइड क्यों हो गई? ये प्रजातियां क्या करती है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है। और इसमें उदाहरण देख लेना। पहला तो है इसका नोस्टॉक, ये रहा नोस्टॉक। फिर है एनाबीना। फिर दूसरा है दूसरा क्या है इसमें? ओसिलाटोरिया, ठीक है। ये बैक्टीरिया के नाम है। कौन कौन से आते हैं? नोस्टॉक आते हैं। फिर आगे एनाबीना। ये दोनों क्या करते हैं? ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। ये दोनों क्या करते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, ठीक है। आया इतना समझ में? इसमें क्लोरोफिल क्यों पाया जाता है? पत्तियों के हरे रंग के कारण।
पत्तियों का रंग हरा होने के कारण स्वपोषी होते हैं। साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो मुख्य रूप से हेटेरोट्रोप होते हैं, यानी कि स्वपोषी होते हैं। ठीक है समझ में। अब देख लेते हैं अगला समूह, आर्कीबैक्टीरिया। ये क्या करते हैं आर्कीबैक्टीरिया? आर्कीबैक्टीरिया क्या करते हैं? सबसे प्राचीन और अत्यंत कठोर परिस्थितियों, एक्सट्रीम कंडीशन में रहने वाले जीव, कितनी भी कठिन परिस्थितियां आ जाए, एक्सट्रीम कंडीशन आ जाए, उसमें रहने वाले जीव कौन से होते हैं? आर्कीबैक्टीरिया। ठीक है, इनकी कोशिका भित्ति में पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता है। बाकी मोनेरा जगत के जो जीव होते हैं उनमें, ये मोनेरा जगत ही चल रहा है हमारा, उनमें क्या होता है? उनकी कोशिका भित्ति किनकी बनी हुई होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है। लेकिन ये जो आर्कीबैक्टीरिया है, आर्कीबैक्टीरिया में जो होता है पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता है। यहाँ पे लिख लेना आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया, पेप्टिडोग्लाइकन इसमें नहीं होता है। यह मीथेन, अत्यधिक लवणीय, हेलोफाइल या उष्ण तापी परिस्थितियों में पाए जाते हैं। कहां कहां पाए जाते हैं ये? अत्यधिक लवणीय, जैसे कि डेड सी, मृत सागर इजराइल का। ठीक है, ये अत्यधिक लवणीय होते हैं। ठीक है, हेलोफाइल या फिर उष्ण तापी, यानी कि विषुवतीय जो क्षेत्र होता है हमारा, उष्ण तापी थर्मोक्लाइडोफिल में पाए जाते हैं। एक तो अत्यधिक लवणीय झीलों में मिलते हैं ये, और दूसरा उष्ण तापी यानी कि ट्रॉपिकल रीजन से भी ऊपर वाला जो क्षेत्र होता है उसमें मिलते हैं। ऐसी परिस्थितियों में ये पाए जाते हैं मुख्यतः मीथेन। ठीक है, उदाहरण के लिए जो मेथेंगोजीनस होते हैं वो क्या करते हैं? गोबर गैस बनाते हैं, यानी कि जो बायोगैस होती है वो कौन बनाते हैं? मेथेंगोजीनस प्रकार के। मेथेनोजीनस बनती भी किससे है? ये मीथेन से बनती है। नाम याद रख लेना, मेथेनोजीनस, हिंदी मेथेनोजीनस, ये हो गई मेथेनोजीनस। हेलोफाइल, ये क्या है? लवणीय झीलों में पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया के नाम है। मेथेनोजीनस क्या बनाते हैं? ये गोबर गैस का निर्माण करते हैं, यानी कि बायोगैस बनाते हैं। फिर हेलोफाइल जो होते हैं वो लवणीय झील होते हैं, लवणीय झीलों में मिलते हैं। फिर जो थर्मोक्लाइडोफाइल जो होते हैं वो क्या होते हैं? गर्म झरनों में मिलते हैं, यानी कि विषुवतीय क्षेत्र में जितने भी झरने होते हैं, गर्म झरने, उनमें क्या मिलते हैं? ये बैक्टीरिया थर्मोसाइडोफाइल। ये कहां पर मिलते हैं? गर्म झरनों में मिलते हैं। याद रख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना कि आर्कीबैक्टीरिया होते क्या है? सबसे प्राचीन, अत्यंत कठोर परिस्थितियों में भी रहने वाले जीव होते हैं। मिलते कहां पर है ये? अत्यधिक लवणीय और अत्यधिक गर्म स्थानों पर मिलते हैं। क्या क्या करते हैं? जो मेथेनोजीनस जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या? बायोगैस का निर्माण करते हैं। फिर हेलोफाइल जो जीव होते हैं वो लवणीय झीलों में पाए जाते हैं, और जो थर्मोसाइडोफाइल जो जीव होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? वो गर्म झरनों में पाए जाते हैं। ठीक है, अब इनमें प्रजनन की विधि देख लेते हैं। इनमें रिप्रोडक्शन होता कैसे है? ठीक है, इनमें प्रजनन की विधि कैसे होती है? तो मुख्य रूप से बाइनरी फिजन होता है इसमें। कोशिका दो भागों में विभाजित हो जाती है। किसमें? कोशिका मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित हो जाती है, बाइनरी फिजन। ठीक है, बाइनरी फिजन में क्या होता है? कोशिका, एक कोशिका, जैसे कि ये कोई कोशिका है, पहले ऐसी थी, अब इसमें बाइनरी फिजन हुआ तो फिर ये ऐसी हो जाएगी, ऐसी ऐसी ऐसी, लेकिन फिर भी विभाजन नहीं हुआ है। फिर कुछ समय बाद ये ऐसी हो जाएगी और ये टूटकर अलग हो जाएगी, यानी कि इसमें विखंडन हो जाएगा। तो ये हो गया बाइनरी फिजन, लेकिन अलैंगिक प्रजनन है, क्योंकि एक ही कोशिका फिर ऐसे हुई फिर ऐसे हुई, दो भागों में बढ़ गई। अलैंगिक प्रकार का प्रजनन होता है, यहाँ पे लिख लेना, अलैंगिक प्रजनन।
प्रजनन है ना, एसेक्सुअल प्रजनन, रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, ऐसे होता है। फिर दूसरा होता है कॉन्जुगेशन, ये क्या होता है कॉन्जुगेशन। फिर आता है ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा प्रकार। पहला तो हो गया हमारा बाइनरी फ्यूजन, कोशिका विभाजित हो जाती है। फिर क्या किया जाता है, डीएनए का आदान प्रदान मुख्य 3 प्रक्रियाओं से। पहली प्रक्रिया होती है कॉन्जुगेशन, दूसरी होती है ट्रांसफॉर्मेशन और तीसरी होती है ट्रांसडक्शन। ये क्या होती है, ये मुख्यतः डीएनए के आदान प्रदान के माध्यम होते हैं, ठीक है। इनमें होता क्या है, डीएनए का आदान प्रदान हो जाता है। यद्यपि अलैंगिक प्रजनन नहीं, यद्यपि ये अलैंगिक प्रजनन होता है, लैंगिक प्रजनन नहीं होता है। इनमें डीएनए का एक्सचेंज तो होता है लेकिन कुछ प्रक्रियाओं के कारण फिर भी वो अलैंगिक होता है, यानी कि 2 जीवों की इनमें आवश्यकता नहीं होती है। ये सिर्फ एक ही जीव मिलकर प्रजनन कर लेते हैं, ठीक है, और अपनी संतान की उत्पत्ति कर लेते हैं। कैसे, कॉन्जुगेशन, फिर दूसरा हो गया ट्रांसफॉर्मेशन, तीसरा हो गया ट्रांसडक्शन। ये सब क्या होते हैं, ये डीएनए के आदान प्रदान की प्रक्रिया होती है। इनमें डीएनए का आदान प्रदान करके इनमें प्रजनन किया जाता है। मुख्य रूप से यह अलैंगिक होता है, लैंगिक नहीं होता है, ठीक है। यह हो गया आर्किबैक्टीरिया, यानी कि सभी बैक्टीरिया में प्रजनन की विधि। फिर दूसरा है मोनेरा जगत का महत्व। इनका इकोसिस्टम में क्या इंपॉर्टेंस है मोनेरा जगत का, ठीक है। मोनेरा जगत का पारिस्थितिकी महत्व क्या क्या होता है। पहला तो ये करते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करके क्या होते हैं, मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। कौन सा, राइजोबियम और एनाबिना। ये राइजोबियम क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, सभी दलहनी फसलों में पाया जाता है, सभी दलहनी फसलों में मिलता है, ठीक है। सभी दलहनी फसलों यानी कि दलहनी जितने भी पौधे हैं उनकी जड़ों में पाया जाता है। प्रोटीन का निर्माण करता है राइजोबियम। एनाबिना मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। अब घटक, ये डीकंपोज करने में भी मदद करते हैं। जीवाणु क्या करते हैं, डीकंपोज करने में भी मदद करते हैं, मृत पदार्थों को विघटित करते हैं। इसलिए कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो परपोषी होते हैं और कुछ स्वपोषी होते हैं। जो मृत पदार्थों पर अपना भोजन यापन करते हैं यानी कि उनको तोड़ते हैं तो वो क्या हो गए, परपोषी हो गए, ठीक है। परजीवी मृत जीवी भी होते हैं। उद्योगों में उपयोग किया जाता है, जैसे कि दही, दही में लैक्टोबैसिलस होता है। सिरका, सिरका में भी बैक्टीरिया होते हैं। एंटीबायोटिक्स जो दवाइयां होती उनमें भी बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। एंजाइम के निर्माण में उपयोग किया जाता है, दही का भी एंजाइम के निर्माण में उपयोग किया जाता है, ठीक है। यानी कि एक दही क्या होता है, प्रो एंटीबायोटिक औषधि होता है, प्रो एंटीबायोटिक औषधि होता है, ठीक है। फिर रोगजनक में कुछ रोग उत्पन्न करते हैं, कुछ जो होते हैं वो क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे कि टिटेनस, हैजा और तपेदिक। ये कुछ बैक्टीरिया रोग उत्पन्न करते हैं तो कुछ एंटीबायोटिक हमें प्रदान करते हैं, ठीक है। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं क्या करते हैं ये। मोनेरा जगत का पारिस्थितिकी महत्व, नाइट्रोजन फिक्सेशन करके मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, राइजोबियम और एनाबिना। फिर अब घटक डिकम्पोज करते हैं, मृत पदार्थों को विघटित करते हैं। फिर क्या है, उद्योगों में उपयोग किया जाता है, जैसे कि दही में सिरका, एंटीबायोटिक एंजाइम का निर्माण करने में। दही का निर्माण करने में भी बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है, दही का निर्माण में भी बैक्टीरिया का उपयोग होता है। सिरका बनाने में भी बैक्टीरिया का उपयोग होता है। एंटीबायोटिक जो दवाइयां होती है उनमें भी बैक्टीरिया का, और कुछ एंजाइम के निर्माण में बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। कुछ तो रोग पैदा करते हैं, जैसे कि तपेदिक, टिटेनस, हैजा, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए अच्छे होते हैं तो कुछ बुरे होते हैं, ठीक है। आया समझ में।
अब देखते हैं, हमने आज देखा क्या क्या है मोनेरा जगत में। इनकी संरचना एक बार देख लेते हैं, कुछ मुख्य बिंदु देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। तो कोशिका का प्रकार क्या होता है, इसमें प्रोकैरियोटिक होता है। कोशिका संख्या एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें। कोशिका भित्ति किसकी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है कोशिका भित्ति। स्वयंपोषी परपोषी होते हैं कुछ में पोषण कैसा होता है, स्वपोषी, जिन्हें हम स्वयंपोषी ऑटोट्रोपिक बोलते हैं, और कुछ होते हैं इनमें परपोषी। प्रजनन बाइनरी फ्यूजन होता है और कुछ में डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया से भी होता है, मुख्य रूप से अलैंगिक प्रजनन होता है। बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया, ये होते हैं मोनेरा जगत में। ठीक है, इतना हमने देख लिया है और मोनेरा जगत का महत्व भी देख लिया। ये है हमारा मोनेरा जगत के मुख्य रूप से जीव पाए जाते हैं। ये रहे हमारे बैक्टीरिया, ऐसे। ये तो बहुत ही ज्यादा जूम हो गई। ये रहे हमारे बैक्टीरिया। कुछ का साइज इस प्रकार का होता है, कुछ ऐसे होते हैं। ये क्या हो गया, कुछ इस प्रकार के होते हैं तो कुछ ऐसे होते हैं। ये है हमारा लैक्टोबैसिलस जो दही में पाया जाता है। ठीक है, ये रहे हमारे बैक्टीरिया, ये रहे शेप ऑफ बैक्टीरिया। इसको थोड़ा सा जूम करेंगे, ज्यादा ही जूम हो गया। ये रहे हमारे बैक्टीरिया। कुछ का आकार कैसा होता है, कोकस होता है, यानी कि गोल होता है। ठीक है, कुछ का आकार कैसा होता है, तो कुछ का आकार इसमें गोल होता है, किसी में ऐसा होता है, डाइप्लोकोकाई होता है, यानी कि अर्धगोलाकार होता है, किसी में स्ट्रेटोकोकाई होता है, ये इनके किसमें बेसिलस होता है, दंडाकार होता है, किसी में वाइब्रियोस प्रकार का, किसी में स्पाइरल होता है। ये बैक्टीरिया के सभी के शेप है। ठीक है, कि कौन कौन से बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये रही, ये मोनेरा जगत के बैक्टीरिया हैं। ये रहे मोनेरा जगत में। कुछ में तो ये गोलाकार हो गए कोकस, ये हो गए कुछ में गोलाकार, दिख नहीं रहा है, कुछ में गोलाकार हो गया, तो कुछ में कोकोबैसिलस यानी कि अर्ध गोलाकार हो गया, कुछ में ऐसा हो गया। ये सभी प्रकार के बैक्टीरिया हैं मोनेरा जगत के जीव। ये रहे एनसीईआरटी के। ये किसमें कोकाई, किसमें स्क्वायर, किसमें बेसिलस, स्पाइरल, फ्लैजिलम और विब्रो, ये प्रकार के बैक्टीरिया हो गए। ये इनमें बैक्टीरिया का डिवीजन, ये न्यूक्लियाई ऑफ डीएनए, ये हो गया इनका कोशिका विभाजन के द्वारा, बाइनरी फ्यूजन के द्वारा इनमें रिप्रोडक्शन। ये रहा, कुछ इस प्रकार से इनमें रिप्रोडक्शन होता है और कोशिका का विभाजन हो जाता है। ये ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। क्लास को देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। बाय, गुड डे, धन्यवाद। ठीक है, क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।